के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश रज़ा आपके साथ। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे बीजेपी में नवीन युग। तो आज बात बीजेपी के नए अध्याय की। क्या पार्टी में नवीन युग का आगाज हो गया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन का नामांकन सिर्फ एक पर्चा भर है या फिर ये बड़े नेतृत्व बदलाव की पहली झलक है? युवा बनाम स्थापित नेतृत्व, अनुभव बनाम नई सोच, बीजेपी के लिए ये बहस की अगर हम बात करें तो अब खुलकर सामने आई है। 2029 से पहले संगठन में रीसेट या सिर्फ सामान्य प्रक्रिया, और दोनों तरफ के दावे राजनीतिक तापमान बढ़ा रहे हैं। आज की डिबेट में इसी पर हम बात करेंगे। क्या नितिन नवीन सिर्फ नामांकन तक सीमित रहेंगे या बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत के संकेत है? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन का नामांकन सामने आते ही सियासी गलियारों में नए संकेतों की चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया है या फिर बीजेपी में बड़े नेतृत्व परिवर्तन की आहट। बीजेपी अब तक संगठन में अनुभव और अनुशासन के संतुलन के लिए जानी जाती रही है, लेकिन नितिन नवीन की एंट्री ने युवा चेहरे बनाम स्थापित नेतृत्व की बहस को फिर से तेज कर दिया है। क्या पार्टी अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के मूड में है या यह सिर्फ भविष्य की तैयारी भर है? नितिन नवीन की एंट्री ने पार्टी की अंदरूनी राजनीति को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। 2029 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक जानकार पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी ने संगठन में अभी से रीसेट बटन दबा दिया है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह कवायद आने वाले वर्षों की बड़ी रणनीति का हिस्सा है? पार्टी की ओर से इसे नियमित संगठनात्मक प्रक्रिया बताया जा रहा है, वहीं विपक्ष इसे अंदरूनी सत्ता संतुलन और नेतृत्व बदलाव से जोड़कर देख रहा है। दोनों तरफ के दावों के बीच सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां आने वाले वर्षों के लिए संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से इसे नियमित संगठनात्मक प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे सत्ता संतुलन और अंदरूनी समीकरणों से जोड़कर देख रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नितिन नवीन की यह दावेदारी सिर्फ नामांकन तक सीमित रहती है या फिर बीजेपी की राजनीति में किसी नवीन युग की शुरुआत के संकेत देती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो बीजेपी की ये राजनीतिक कदम क्या बीजेपी में किसी नवीन युग को जन्म दे रही है, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं? क्या नितिन नवीन बड़े नेतृत्व बदलाव का संकेत है? कुछ अहम सवाल है जिनके इर्द गिर्द हम बात करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते और समझाते हैं। क्या 2029 क्या नितिन नवीन बड़े नेतृत्व बदलाव का संकेत है? यह अहम सवाल हो जाता है। जिस तरीके से उनकी ताजपोशी की गई, क्या बीजेपी में युवा काम पुराना नेतृत्व अब शुरू हो गया है? क्या इस तरह से इसको देखा जाए, या क्या 2029 से पहले संगठन में रीसेट हो रहा है, नए तरीके से चीजों को गढ़ा जा रहा है? और क्या ये बिहार से निकला हुआ कोई सोशल इंजीनियरिंग मॉडल है जिसको बीजेपी आने वाले चुनाव से पहले इस्तेमाल करना चाहती है? तो कई ऐसे सवाल हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो हलचल तेज है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन का नामांकन आते ही सियासी सरगर्मियां साफ तौर पे तेज है। सवाल यही उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया है या फिर बीजेपी में बड़े नेतृत्व परिवर्तन की ये एक आहट है? समझेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ इसी पर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी तमाम गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखाई रहे जब ये ताजपोशी की जाती है, और उसके बाद अब एक बात सामने आने लग जाती है कि बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो रही है। युवा बनाम स्थापित नेतृत्व, नई पीढ़ी की शुरुआत। कई सारे सवाल उस पर
चर्चा करेंगे। सबसे पहले सीधे रुक करते हैं देवेंद्र प्रमुख जी। नई ताजपोशी साफ तौर पे की गई है और ये सवाल अब उठ रहा है, क्या नितिन नबीन का नामांकन इस बात का संकेत है कि अब बीजेपी मार्गदर्शक मंडल और पुराने चेहरों के बजाय सीधे नई के हाथों में कमान सौंपने के लिए तैयार है? क्या इस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, निश्चित ये तो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है कि आज युवाओं का देश है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा युवाओं को लेकर जरूर चर्चा करते हैं। जो भी उनकी कुछ सभा होगी या कहीं भी वो होंगे तो युवा फोकस है। और युवा राजनीति को लेकर जिस तरह से नवीन जी का नाम आया है तो ये एक ही नामांकन लास्ट समय तक क्लियर हुआ है। इसीलिए ये चीज तो तय ही समझिए आप। अब ये तो अच्छा दिन आ ही गया है, बधाई शुरू हो ही गई है, तो इसमें ज्यादा स्पष्टीकरण वाली या कोई वो रहा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का ये एक ध्येय भी है और भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि आने वाला समय युवाओं का है और बड़ी जिम्मेदारी देकर ये चीज साबित भी की है कि हम युवाओं की बात नहीं करते। युवा चाहे रोजगार से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे युवा अधिकार से हो और चाहे युवा की जिम्मेदारी की बात हो, तो ये बड़े दिल की बात है कि भारतीय दुनिया के सबसे बड़े दल ने एक युवा को कमान संभालने के लिए जिम्मेदारी देकर ये तय किया कि हमारी पार्टी जो है सिस्टमैटिक पार्टी है, कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, सिस्टमैटिक पार्टी है। तो क्या ये एक रीसेट बटन है? क्या ये एक दबाव की वजह से रीसेट बटन दबाया गया कि 19 के लोकसभा चुनाव तक संगठन में एक नया एक ऊर्जावान ढांचा तैयार किया जा सके? क्या ये भी एक रणनीति है? नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी कभी दबाव में काम नहीं करती, कभी दबाव में नहीं आती। हाँ, विपक्ष जरूर कहता है, वो अपनी चिंता न करके हम पर जरूर चिंतन करते हैं, अंदरूनी हमारी बातों का चिंतन करते रहते हैं। क्योंकि ये बात आती रही है, क्योंकि ये बात आती रही है, वहां वो खेलते हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, लेकिन हमें नहीं पढ़ पाते। ये कोई अहंकारिक बात नहीं है, ये संवैधानिक बात है और तथ्य के साथ विपक्ष को सोच समझकर कटाक्ष करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इतने एविडेंस ना हो, ना बोले तो अच्छा है, फिर देश की जनता मजाक बनाती है और फिर कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है राहुल गर्ग। बीजेपी में जिस तरह से राहुल जी हम देख रहे हैं कि नितिन नबीन की ताजपोशी की गई, इसको कांग्रेस किस तरह से देखती है? भाई वहां पर तो चेहरे पे चेहरे तैयार हो रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ मंथन चिंतन करके कुछ नया क्यों नहीं निकल रहा है? पहली बात तो मेरे साथी को बताना चाहूंगा, ये बीजेपी का इंटरनल मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनका बनाया गया है। और दूसरी बात, बीजेपी में होता वो ही है जो मोदी जी या अमित शाह, तीसरे बचे अपने आरएसएस, जो ये चाहेंगे वो ही होएगा बीजेपी में। उसके अलावा इनके जितने भी आप अक्सर ये कहते थे कि बीजेपी में 2 लोगों की सरकार है, ये तो कहते थे ना आप कहते थे बीजेपी में 2 लोगों की सरकार है, 2 लोगों की। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। हाँ, तो अब जिस तरह से संगठन नए ऊर्जावान चेहरे को लेकर आ रहा है, तो ऐसा विपक्ष क्यों नहीं पा रही है? नहीं तो संगठन में तो पहले बहुत सीनियर लीडर पहले भी थे, इनके राजनाथ सिंह जी थे, नितिन गडकरी जी थे, उनको कहाँ तो जो दे रखा है, कहाँ पे आज वो उनका नाम है कहीं पे? नए चेहरा लेके आए, अच्छी बात है, युवा को लेके आए, बहुत अच्छी बात है। मेरे बीजेपी के साथी अभी बड़ा युवा कह रहे थे कि हमारे मोदी जी बीजेपी युवा का बहुत लेके आते हैं। युवा का इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, दे दिया युवाओं को। युवाओं को तो नशे में धकेलने का काम किया बीजेपी ने, युवाओं को तो सड़कों पे भगा का काम किया बीजेपी ने, युवाओं को तो महंगाई की मार झेलने का काम किया बीजेपी ने। तो बीजेपी ने किया क्या है युवाओं के लिए? युवा बीजेपी तो कह दिए जाके पकोड़े चलो रोजगार ले लो। पिछले दिनों मोदी जी ने कहा कि रील बना, नहीं राहुल जी सवाल ये जिस तरह से कैडर बेस्ड संगठन का बीजेपी विस्तार कर रही है, विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों नहीं है? हम आपके यहाँ देख रहे हैं कैडर बेस्ड संगठन जिस तरह से बीजेपी उस पर काम कर रही है। नहीं, हमारे संगठन क्यों काम कर रहा है? हमारे संगठन पूरा बना हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
खड़गे जी हैं, सभी प्रदेशों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, जिला अध्यक्ष बने हैं, क्यों नहीं है हमारा? कौन कहता है कि हमारे की संगठन में कमी है? हमारे राष्ट्रीय स्तर की जितने पद है वो सारे हमारे प्रवक्ता के भी है, उसके बाद उप प्रधान के भी है, मंत्री के है, संगठन मंत्री के भी है, प्रभारी के भी है, केसी वेणुगोपाल जी हमारे हैं, सभी हमारा संगठन बना हुआ है। वो लोग प्रक्रिया होती है कि 3 साल बाद ये चेंज करते हैं। इनका तो बहुत लंबे समय आज का टाइम चलता आ रहा था क्या? जो इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज घोषित किया है वो इनका आज होना था क्या? कितने साल से इनका खिंचता आ रहा था, कितने साल से इनकी ये लड़ाई चलती आती, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाए? क्यों आरएसएस चाहती थी हम हमारा बंदा बनाए, लोग अमित शाह जी मोदी जी चाहते थे कि वो हमारा बंदा बने। इनकी खुद की आपस में बनती नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ, मैं राहुल गर्ग जी आपके पास आता हूँ। हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे मैं चाहूंगा तारुफ करा दें। हमारे साथ अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आलोक सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अखिलेश, ये कदम जो बीजेपी ने उठाया जिसको लेकर राजनीतिक हलचल बहुत तेज है, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का चुनाव हो गया, चुनाव जीत गए, निर्विरोध चुनाव हो गया। और होने की प्रक्रिया को अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ठोस जाके और पूरे दावे के साथ कह रही है कि उनके युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन एक चेहरा मिले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वार में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। लेकिन अगर इस पूरे समीकरण को देखा जाए तो आगामी 5 विधानसभा राज्यों के चुनाव होने हैं, वहां को खासकर ध्यान रखा गया। उसमें सबसे अगर ध्यान देखा जाए तो कि भारतीय जनता पार्टी में जो कहा जा रहा था कि आला कमान कौन होगा, कहां से कौन आएगा, चेहरा कौन होगा, जो लगातार करीब 2 से 2.5 साल से इस पर मंथन चल रहा था और लगातार चेहरा ढूंढा जा रहा था। लेकिन जो चेहरा सामने निकल के आया नितिन नवीन के रूप में, जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, अगर इसको तत्कालिक तौर पर देखा जाए तो जो फैसले होने हैं वो सबको पता है कहाँ से फैसले होने हैं, किसको फैसला करना है और किस चेहरे पर को खेलना है। तो अगर देखा जाए तो तमिलनाडु का चुनाव होना है, पांडुचेरी चुनाव होना है, केरल चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, असम का चुनाव होना है। सबसे खास अगर चुनाव के तौर पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में अच्छा खासा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने के मूड में है और जिस जोश खरोश के साथ वहां लड़ना चाहती है उसमें खासी अहम भूमिका बिहार से ताल्लुक रखने वाले बिहारी वोटर्स की भी है। अगर उसमें देखा जाए तो एक सबसे बड़ा ये भी एक फीडबैक कहा जा सकता है जिसको चेहरे के तौर पर एक नितिन नवीन को लाया गया और जिसका असर पश्चिम बंगाल में ज्यादा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन संगठनात्मक जो लगातार बैठकें हुई तो उनका यह था कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे उतारा जाए उस चेहरा ऐसा हो जो आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में साउथ में भले लाभ न मिले लेकिन पश्चिम बंगाल में उसका जरूर लाभ मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए चाहे पांडुचेरी का अगला चुनाव होना है, केरल को होना है, तमिलनाडु को होना, असम में पहले से सरकार है, वहां पर हेमंत विश्वशर्मा की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और वहां पर सारी कवायद भारतीय जनता पार्टी कर ली। लेकिन जो साख जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की अगले विधानसभा चुनाव में सामने है वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव और उसमें नितिन नवीन के चेहरे के तौर पर खासी भूमिका देखने को मिलेगी इस तौर पर कि वो वोट दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, कन्विंसिंग करेंगे, रैली करेंगे, रोड करेंगे, क्या असर होगा उसका फर्क नहीं। मैं आपके पास आता हूं। अहम बात साफ तौर पे आपने की। नवीन दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका भी। आलोक सिन्हा साहब भी हमारे साथ। आलोक सिन्हा साहब, आप किस तरह से इस ताजपोशी को देखते हैं और मौजूदा वक्त एक तस्वीर अखिलेश खींच रहे हैं आने वाले चुनाव के मद्देनजर, ये चेहरा राजनीतिक दृष्टि से आपको लगता है कितना मायने रखता है? हाँ, आलोक सिन्हा जी बोले। आलोक सिन्हा। नितिन नवीन जी पावरफुल शक्तिशाली पार्टी के अध्यक्ष बने। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ और कहना चाहता हूँ यंग पर्सनालिटी के साथ इतने बड़े पद को ग्रहण किया है, जबकि हम कहते हैं कि युवाओं का देश, अब लगता है कि सही युवाओं का देश। आलोक सिन्हा जी, शायद मुझे लग रहा है आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं चाहूंगा आलोक सिन्हा जी का आवाज कुछ किया जाए। नवीन दुबे जी, यही सवाल मेरा आपसे भी, आप क्या कहेंगे?
नहीं बिल्कुल आशीष जी, मैं 2-3 चीजें हाँ, कहूंगा इस जी, विषय जी। में। देखिए, पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, ये तो स्वीकार कर, मैं बधाई भी देता हूं, और हमारे देवेंद्र भाई बैठे हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं, उनको नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि वर्तमान भाजपा और पुरानी भाजपा, अब 2 भाजपाओं की हम चर्चा करेंगे। एक अटल जी की भाजपा थी, अडवाणी जी की भाजपा थी, जोशी जी की भाजपा थी। ये है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भाजपा, जो गुजरात से संचालित होती, देश से संचालित नहीं होती है। इस भाजपा के अंदर आप किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, किसी को भी आप पर्ची निकाल मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्या ये लिबर्टी होती है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को और मुख्यमंत्रियों को, वो अपने स्टेट में या देश का इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपने हिसाब से फैसले ले पाए? सही बात, बिल्कुल नहीं होती। अगर ये कहो, कोई नहीं। कहता कि होती है, मैं नहीं मानूंगा, कोई नहीं मानेगा। इस प्रतिष्ठित मंच पर जितने हमारे लोग बैठे हैं, कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये सच्चाई है कि उनको डायरेक्शन मिलता, वो उतना ही चलते। जेपी नड्डा की स्थिति भी वही थी, वो भी कोई सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं थे। मतलब आपका वहां कहना है इजाजत कि ये प्रतीकात्मक है? यस, केवल मैनेजर कह लीजिए, पार्टी मैनेजर। इस तरीके के मैनेजर हमने मुख्यमंत्री के रूप में भी देखे हैं, मध्य प्रदेश भी देखा है, राजस्थान भी देखा है। ये मैनेजर है नंबर 1। नंबर दूसरी एक और चीज मैं कहने जा रहा हूं जो बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनको भी इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में बहुत कम समय रह गया है चुनाव में, लगभग 11 महीने मान लो आप। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है, और योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जो चुनौती देते हैं सीधी सीधी केंद्र के नेतृत्व को। और ये कई बार हमने मंत्रिमंडल विस्तार और अन्य चीजों को लेकर देखा। अब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में आपने एक लंबे अनुभव वाले प्रदेश अध्यक्ष दिए, और उनसे कम अनुभव वाले आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं केंद्र में। इसके पीछे क्या खेल चल रहा है? इसके पीछे, पर्दे के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प ये है कि योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में स्ट्राइक रेट है वो बहुत शानदार है, इसको नकार नहीं सकता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, 100% का स्ट्राइक रेट, जहां सब जनसभा करके आते हैं चुनाव जिता लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 का चुनाव अगर हम देखें तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी एकदम से एक्टिव हुई है, और बीएसपी का एक्टिव होना सपा को जहां नुकसान दे रहा है वहां कहीं ना कहीं भाजपा को भी नुकसान देगा। और भाजपा नुकसान चाहती है कि बसपा उसको डैमेज करे। क्यों करे? कि अगर 212 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी 170-180 तक आती है, वो चाहती भी यही है जो दिल्ली की भाजपा है, इससे अधिक हमें नहीं चाहिए। बाकी 40-50 सीटें बसपा ले आएगी, हम मिलकर सरकार बना लेंगे, योगी आदित्यनाथ को हम बहुत आसानी से किनारे कर पाएंगे। और ये लक्ष्य है। और आप देख लेना, हम चर्चा 2027 में आप स्वीकार करेंगे कि नवीन दुबे ने के न्यूज पर ये बात कही थी। ये हुई एक बात। दूसरी चीज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके है, मैंने पहले भी बोला, मैं फिर कह रहा हूं कि वो डिसीजन मेकर नहीं है। डिसीजन मेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने देखे हैं, नितिन गडकरी हुआ करते थे, राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहे हैं और ये डिसीजन लेते थे। लेकिन आज की स्थिति जो है, नितिन नवीन, मैंने उस दिन भी देखा जब वो आए केंद्रीय एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाए गए कार्यवाहक, उस समय जब वो आए तो जिस तरीके का उनकी बॉडी लैंग्वेज अमित शाह जी के सामने थी वो दिख रही थी कि आप पद पर जरूर बैठ गए हैं लेकिन आप बड़े डिसीजन मेकर बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं नवीन दुबे जी आपका एक बहुत बड़ी बात जो नवीन दुबे जी ने कही साफ तौर पे। देवेंद्र प्रमुख जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ हम देख रहे हैं नया चेहरा, दूसरी तरफ हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं तो ये भी इसमें कोई बड़े बड़े फैसले जो भी लिए जाते हैं वो कहां से लिए जाते हैं? क्या चेहरा नया लेकर आना, क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक तौर पे है, इसको ये माना जाए? क्या कहेंगे आप? देखिए, नवीन जी की बात को मैं काटना नहीं चाहूंगा, वो विश्लेषण के तौर पर बैठे हैं, हमारे मित्र भी हैं। हम कभी भी विश्लेषक की बात को जो है, चाहे वो बेशक खिलाफ हो, साइना मानते हैं। ज्वाइन किया है, कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ रही, उसी को ठीक कर रहा हूँ, ज्वाइन हो चुका हूँ मैं। हाँ, अगर जरूरत पड़ती है तो फिर उसमें सुधार करते हैं। मैं एक चीज और कहता हूँ, जैसे मैंने कहा, आप काट नहीं रहे तो मतलब आप सहमत हैं क्या बात से? नहीं, मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने कहा कि हम काटते नहीं है, मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ये चीज एलिकेट पहले हुआ, कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे भाई इस तरीके से 3 आदमी उन्होंने कहा, लेकिन एक बार उन्होंने एक अच्छी बात कह दी,
कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब बात कही है, तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। अगर हम वहां से समर्थन ले रहे हैं, तो आप कैसे एक पारिवारिक, आपके यहाँ तो सिर्फ राहुल गांधी और सानिया के सिवाय किसी की बात ही नहीं है। प्रियंका भी बाड्रा लगाती है, लेकिन चलती है उनकी भी। यहाँ एक कम से कम संघात्मक और किसी संघ से, जब आप कहिए, वैसे मैं इसे सम्मिलित नहीं करना चाहता, लेकिन जब आपने मेरे साथी आपने पूरी बात आज तक सुनी नहीं। मैंने ये कहा था, नहीं आप जो बोलते रहे चिल्लाते रहे। मैं आता हूँ राहुल गर्ग जी, मैं आता हूँ, जवाब लूंगा, टाइम है हमारे। राहुल गर्ग जी, मैं आऊंगा, थोड़ी सी बात आ जाए फिर मैं आपके पास होती है, ऐसे समय खराब होता है। मैं आता हूँ आपके पास। देवेंद्र जी बोले, फिर मैं राहुल जी मैं आपके पास आता हूँ। हाँ बोलिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हम आईना दिखाने से पहले एक बार देख लीजिए, जब आपने देश छोड़ा था ना, जब क्या हालत था। और पकौड़े दो ना, हम पकौड़े नहीं कहते, हम पकौड़ों में भी नहीं आएंगे। हम ये कह रहे हैं, जो बात आ रही है, आने वाले चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से बीजेपी अपने बीएसपी में आपको मजबूत कर रही है, क्या ये डर है इसी वजह से आप रिसेट कर रहे हैं अपने आप को? नहीं, जिस पार्टी की डबल इंजन की सरकार 22 प्रदेशों में चल रही हो, 80% से ज्यादा जिसे वोट मिल रहा हो, जिस प्रदेश में चुनाव जीत नहीं रहे, सुपड़ा साफ कर रहे हो, आप क्या उन्हें डराने की बात करोगे? ये कोई गले उतरने वाली बात है? जिसको देश की जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही है, जिसके पास दुनिया की टॉप लीडरशिप है, दुनिया का वो चेहरा है कि जिसे अपना लीडर मानती है, उसे कहीं जरूरत पड़ेगी सीखने की क्या? ईमानदारी की बात आती है तो कोई नजदीक कर नहीं टिकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बात वो कीजिए जो सब चैनल पर बैठकर लोग स्वीकार करें, यानी कि कीजिए, विपक्ष का काम है, लेकिन तथ्य लेकर आइए, विश्लेषक के तौर पर जवाब मत दीजिए, सहारा मत दीजिए, वो शिकंडी का महाभारत का हाँ ठीक है। देवेंद्र प्रमुख जी, मैं आपके पास आऊंगा। राहुल गर्ग जी मैं आपके पास भी आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका भी नजरिया जानना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है, जिस तरह से ताजपोशी हुई है नितिन नबीन की, आप किस तरह से देखते हैं इस ताजपोशी को? और जो बात पे नवीन दुबे जी ने जोर दिया कि भाई प्रदेश अध्यक्ष बनाना, लेकिन ऐसा लगता है कि जो फैसले लिए जाते हैं वो बड़े लेवल से लिए जाते हैं, और ये चेहरा सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पे है, या एक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है, सत्ता संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है? हरीश जी, हर पार्टी में फैसले तो हाईकमान ही लेता है। सही बात। कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है, चाहे वो पारिवारिक दलों की पार्टियां हो, यानी कि जिसमें एक ही परिवार से लोग बनते हैं, किसी भी पार्टी में हो। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं जिनको परिवार ही चलाते हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनको परिवार ही चलाते हैं। हाईकमान सभी में, हाईकमान कल्चर सभी में, यानी कि जो सबसे ज्यादा फैसले या प्रभाव होता है जिस नेता का, वही होता है। बाकी तो अध्यक्ष के तौर पर आप देखेंगे कि बीजेपी में जो आप बात कर रहे हैं, नितिन जी जब अध्यक्ष नहीं थे तो शायद ही बहुत कम लोग बिहार की पॉलिटिक्स के अलावा बाहर के लोग नहीं जानते थे उनको, कि कौन है, क्या है, क्या नहीं है। ये अलग बात है कि वो भी एक राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है उनकी। लेकिन फैसले तो देखिए, ये कहा, मतलब ये प्रैक्टिकल भी नहीं है कि उसी पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, उसी पार्टी का कोई टॉप लीडरशिप हो और फैसले कोई दूसरा आदमी ले, पार्टी के भी या दूसरे। ये प्रैक्टिकली राजनीति में संभव नहीं है। हाँ, किताबों में संभव हो सकता है कि ठीक है, सैद्धांतिक तौर पर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो फैसले लेंगे, स्टैंप उन्हीं की लगती है, लेकिन फैसले देखिए किसी की पार्टी का हो, हाईकमान ही लेता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल से सामंजस्य बीजेपी बैठा पाई है आरएसएस और पार्टी के बीच में, क्योंकि कई बार एक्सटेंशन मिला है और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये मिले हैं। मैं स्वागत इस बात का करूंगा कि चलो कम से कम युवा को मौका मिला, एक 45-40 साल की उम्र युवा पॉलिटिक्स में होता है। क्या युवा बनाम पुराना नेतृत्व शुरू हो गया बीजेपी में? नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने नेतृत्व ने नए व्यक्ति को इसलिए रखा है कि वो आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएगा जो इच्छा होगी पुराने नेतृत्व की, यानी कि जो हाईकमान चाहेगा उसको युवा नेतृत्व इफ एंड बट लगाए अपने आप
उसको जमीन पे इम्प्लीमेंट करेगा। जब एक कद के लोग होते हैं, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियंस होते हैं, तो थोड़ा सा नानुकुर करते हैं, थोड़ी सी अपनी बात भी रखते हैं कि ऐसा नहीं, अगर ऐसा किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप बिल्कुल नए चेहरे को, जिसका कद ही नहीं, मतलब प्रदेश स्तर का भी कद राजनीतिक तौर पर नहीं रहा हो बहुत बड़े स्तर पर, तो वो व्यक्ति अगर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, तो वो निश्चित तौर पर उसका नेटवर्क ही नहीं होगा एक तो सब जगह पे। तो जो बड़े नेता हैं उनकी बात तो वैसे ही मानना है, और हाईकमान तो देखिए कहीं भी, और मानना कोई गलत बात नहीं है, मानना भी चाहिए, वो सब एक्सपीरियंस्ड सीजन्ड पॉलिटिशियन होते हैं। ये तो संवैधानिक तौर पर एक अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाता है कि किसी पार्टी को चलाने के लिए, तो 2 साल 3 साल में जब सब संवैधानिक तौर पर उनके संगठनात्मक जो संविधान है उसके अनुसार वो चुनते हैं, तमाम पार्टियों में नॉमिनेट करते हैं। बीजेपी में नॉमिनेट करते हैं, लेकिन वो नॉमिनेट जैसा लगता नहीं है, बस इतना ही है कि बाकी परंपरा तो उसी तरीके की है, परंपरा उसी तरीके की है, लेकिन ये परंपरा कितनी असरदार होगी, जो एक तरह से नई सोशल इंजीनियरिंग इस्तेमाल हो रही है। फिलहाल बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये जो युग है ये कितना असरदार रहेगा, खासकर उत्तर प्रदेश के लिहाज से, ये देखना होने वाला है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे, चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के तौर पर ये जो नाम और चेहरा सामने आया, उसके बाद सियासी गलियारों में साफ तौर पे हलचल मच गई है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी साफ तौर पे आ रही हैं, और बीजेपी के इस कदम को लेकर तमाम सियासी मायने भी साफ तौर पे निकाले जा रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं। राहुल गर्ग जी हमारे साथ हैं। राहुल गर्ग जी, एक तरफ तो नए चेहरे तलाशे जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो एक तरफ नई कमान है, दूसरी तरफ आप कांग्रेस की अगर बात की जाए तो मंथन चिंतन करके कोई मजबूत चेहरा साफ तौर पे निकलता नहीं, मतलब कोई बीम नहीं बन पा रही कांग्रेस में अभी तक। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, बीम क्यों नहीं बन पा रही? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीम नहीं बन पा रही है? क्या है बताइए, कांग्रेस के पास इस समय जितने भी चेहरे आप लेकर आए वो नहीं चल पाए? खड़गे जी हमारे कहां से नहीं चले? आपको कैसे लगता है कि खड़गे जी नहीं हुए? खड़गे जी के नेतृत्व में हमारा जितने भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो बड़ी मजबूती से, विपक्ष का काम जो हमारा होता है या विपक्ष का जो काम होता है वो कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से कर रही है। खड़गे जी और राहुल खड़गे साहब के नेतृत्व में हमारा काम चल रहा है। दक्षिण के अलावा इधर वो चेहरा काम करेगा, आपको लगता है? हमें ये लगता है कि खड़गे जी के सामने नवीन जी कैसे खड़े होंगे। एक तरफ तो जहां पे इतने कांग्रेस पार्टी के पास इतने सीनियर और एक्सपीरियंस राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके एवज में जिनका विलकप बीजेपी है, तो बीजेपी के अंदर उन्होंने एक युवा चेहरा को बनाया। अच्छी बात है, युवा चेहरे को बनाया, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कैसे उनको कंपेयर करेंगे? दूसरी बात, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं है एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा तो नहीं है गर्ग साहब, एक्सपीरियंस तो बीजेपी में चला जा रहा है, और बीजेपी ये कहती है कि आपके पास जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। कार्यकर्ता क्यों नहीं है? हमारे पास तो कार्यकर्ता, अभी दिल्ली में रैली थी, पता लग गया वो सभी से, किसी छुपी नहीं है, तो कार्यकर्ता तो थे। और एक दूसरी बात है, बीजेपी के अंदर मैं भी साथी ने भी बताया था, मैं इनको नवीन जी को रबड़ स्टैंप की कैटेगरी दूंगा कि बीजेपी के अंदर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता। जब से मोदी जी ने बीजेपी की कमान संभाली है, उसके बाद बीजेपी के अंदर जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, चाहे पीछे अपने जेपी नड्डा जी हो, चाहे उससे पहले अमित शाह जी, क्योंकि ये दो एक ही लेवल है, अमित शाह जी और अपने मोदी जी तो एक ही हैं, उसके बाद चाहे नवीन जी आए। और मैं इनको खुला चैलेंज भी देता हूं, हरियाणा के अंदर अभी राज्यसभा का चुनाव होना है, नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपने दम पे, और राष्ट्रीय की कार्यकारिणी जो पार्टी की कार्यकारिणी होती है उनसे सलाह मशवरा करके वो अपने दम के ऊपर यहाँ पे घोषणा कर दे कि ये हमारा कैंडिडेट होगा, पता लग जाएगा उनको। दूसरी बात, मेरे साथी बीजेपी के साथी कहने लग रहे थे
कि क्या नाम है कर्जे की बात, जब हमारी सरकार थी, जब हम 2014 में हमने सरकार छोड़ी, भारत देश के ऊपर कितना कर्जा था? 55 लाख लगभग। आज 255 लाख, लगभग 255 लाख कर्जा। वो बात आपकी ठीक है भाई, वो कर्जा करने के लिए आपको सत्ता में आना पड़ेगा, उसके लिए चेहरे भी आपको लाने पड़ेंगे, उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। चेहरे मैं कह रहा हूँ सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पे चेहरे नहीं है? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए चलिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं और लोगों से नवीन दुबे जी, बिहार के अंदर जो हुआ किसी छुपा है क्या? बिहार में बीजेपी ने सरकार बनाई, किसी छुपा कैसे सरकार बनाई? वोट चोरी करके सरकार बनाई, 10,000 रुपए। ये देखिए पुराना मसला ये मसला पुराना हो गया। अगर वोट चोरी करके बनाई तो आप भाई कोई सबूत लाके जाइए कोर्ट में ना। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है, देखिए ये बात तर्कहीन है, ये बात तर्कहीन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके पास कोई सबूत है, आप दिखा सकते हैं। राहुल गांधी जी ने जो सबूत दिखाए थे वो कम थे क्या? तो फिर उसके बाद आ जाओ। अभी आपने सुनो सर, मेरी बात भी सुनो। अभी आपने ये बात बोली, अब कोर्ट में जाओ। हम तो कोर्ट में जाएं। 2023 के अंदर छुपके से मोदी जी ने ये कानून क्यों बना दिया कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी, उसके अंदर कोर्ट में नहीं जा सकते? 2023 के अंदर ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि ये कानून बनाया जाए, चुनाव आयोग को बाहर रखा जाए? जब प्रूफ दिखा दिया, हरियाणा का भी प्रूफ दिखाया, सारी जगह का दिखाया, बिहार का भी दिखाया कि 65 लाख वोट चुनाव होने से पहले, चुनाव डिक्लेयर होने से पहले दिखा दे कि 65 लाख वोट काटे जा रहे हैं, 65 लाख वोट काटे जा चुके हैं। आपको चुनाव प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है ना? चुनाव प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है कि नहीं? 110% नहीं है। नहीं तो फिर क्यों लड़ रहे हैं? सुनो तो सर, मैं अभी तक हमने क्या नहीं दिखाया क्या कि 10-10 हजार रुपए खाते में उनके जा रहे हैं? बिहार की चुनाव कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा हुआ है और बिहार के लोगों के ऊपर खाते में 10-10 हजार रुपए। सुनना भी है, मैं बताता हूँ। जो फ्री में ट्रेन चलाई गई दूसरे प्रदेशों से बिहार में लाने के लिए, क्या हमने वो नहीं दिखाया? चुनाव आयोग ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? अब हम क्या माने कि चुनाव आयोग निष्पक्ष? चलिए राहुल गर्ग जी, बात आ गई आपकी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक सिन्हा भी जुड़े हुए। आलोक सिन्हा जी, क्या कहेंगे आप? और मैं चाहूंगा थोड़ा सा तेज बोले ताकि आवाज आपकी साफ आ पाए। सर आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर मेरे को बड़ी हंसी आ रही है और मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, फिर भी मैं हंस रहा हूँ इस वजह से कि आज हम डिबेट पे बैठे हैं नितिन नवीन जी के लिए, कि नितिन नवीन जी को अध्यक्ष बनाया गया और हम चुनाव की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। इनके पिटारे खाली हो चुके हैं, तो इनको जो मर्जी करता है वही बात करते हैं। ये चाहे यहाँ हो, यहाँ के प्रवक्ता हो, या खुद राहुल गांधी जाके विदेशों में कुछ बात करना हो, तो उनको समझ नहीं आता है कि मेरे को बात क्या करनी है। तो ऐसा है कि मेरे साथी आपकी बात दुरुस्त कर देता। आपने मेरे पर सुनो, मैंने आपने क्वेश्चन मैंने सुनो अभी ये बात बीजेपी के साथी ने उठाई थी चुनाव की, मैंने नहीं उठाई थी। आप बीच में मैं अच्छा आपसे आलोक सिन्हा जी ये पूछता हूँ, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। आपने बताया ठीक है, एक तरफ हम देख रहे हैं ताजपोशी हो रही है, लेकिन विपक्ष के साथ क्या परेशानी आप देख रहे हैं? मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे, एक तरफा बात मत करो, एक तरफा बात मत करो। आप पहले डिबेट सुनना। ठीक, राहुल गर्ग बात आ जाने दीजिए, जल्दी से मैं आऊंगा, फिर मुझे उनके मैं आता हूं आपके पास, फिर नवीन दुबे जी के पास ही मुझे जाना है। जल्दी से आलोक सिन्हा जी बात करो। क्या आलोक सिन्हा जी? मैं बिहार से हूँ और मुझे पता है कि नितिन नवीन जी की अपनी प्रकाष्ठा क्या है, काम करने का तरीका क्या है। आप आज नितिन नवीन को जान रहे हैं, हम लोग नितिन नवीन को बहुत पहले से जान रहे हैं। इसलिए मैं बता दूं कि नितिन नवीन 4 बार विधायक रहे और एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। अगर कोई बूढ़ा हो गया या उसकी उम्र बढ़ गई तो उससे एक्सपीरियंस नहीं आता है, एक्सपीरियंस काम करने से आता है। राहुल गांधी जी कितना काम किए वो आपको भी पता है। ठीक, आलोक सिन्हा जी मैं आता हूं आपके पास। आलोक सिन्हा जी मैं आता हूं आपके साथ। हमारे साथ नवीन दुबे जी आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो संगठन को लेकर कदम है, दूसरी तरफ विपक्ष के साथ आप क्या समस्या देख रही हैं? वहां पर क्या दिक्कत आ रही? आने वाले चुनाव के मद्देनजर संगठन लेवल के जिस तरीके से कैडर बेस्ड संगठन विस्तार बीजेपी कर रही है, विपक्ष को किस तरह से आप देखते हैं? अगर भाई एक चीज और मैं कहूंगा, लगभग 12-13
साल का वनवास संजय भाई जोशी का हो गया है भारतीय जनता पार्टी से। ये स्मरणीय रखना पड़ेगा हमको कि आपने नए चेहरों को बुलाया, तरजीह दी, लिया, और आप वही पार्टी हैं जो स्वच्छता की बात करते हैं, और आज की तारीख में आप जिन अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और उनको अपने डिप्टी सीएम पद दे देते हैं। 240 में से 132 सांसद बाहरी पृष्ठभूमि से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से कभी जुड़े हुए नहीं रहे। इस सरकार में है ना मोदी जी की। एक और चीज है, अब आप युवाओं को तरजीह दे रहे हैं, तो मैं तो, मेरे भाई मित्र हैं हमारे बहुत अजीज देवेंद्र भाई, ये भी बता दीजिए कि मोदी जी ने जो वादा किया था 75 साल में मार्गदर्शक मंडल में जाने का, क्या वो जाएंगे? अब तो कार्यकाल वैसे तो चला जाना चाहिए था। एक और चीज कहूंगा, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पर जब बात हो रही है, कांग्रेस के पास सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि अगर आपको उत्तर भारत जीतना है, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदी बोलने वाला चाहिए। और बहुत अच्छा यही बात इस समय मैं बहुत बताऊं आपको, ब्राह्मण की खासी नाराजगी है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, मैं देखता हूं लोगों को, बावजूद इसके उसको इनकेस क्यों नहीं आप प्रमोद तिवारी को आगे कर पा रहे भाई? कहां है प्रमोद तिवारी ठंडे बस्ते में? आप आगे लाइए ना उनको। आपके यहाँ तमाम अच्छे ब्राह्मण नेता हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे खड़गे साहब को चलाना किधर है, चलाना किधर है, किधर चलाना है, वही नहीं समझ पा रहे मुझे लग रहा है अभी तक। एग्जैक्टली वही है जो हम लोग आरोप भाजपा पे लगाते हैं, वो कांग्रेस की स्थिति भी कमोबेश वही है। और एक और चीज मैं कहूंगा आपसे कि देखिए, ऐसा है कि जब बसपा को आगे आने, मायावती जी का जन्मदिन था, जन्मदिन के दिन उन्होंने बड़ी घोषणा की है ना, वो किसके इशारे पे की गई और कैसे की गई दुनिया जानती है, भाजपा जानती है अच्छी तरीके। एक तीर से कई निशाने साधे। सपा एक विकल्प है बेहतर, लेकिन सपा इस पोजीशन में नहीं आएगी 27 में कि वो सरकार बना ले। अब क्या होगा? भाजपा के पास कम सीटें, बैकअप बसपा दे देगी, सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी आ जाएगी, मुख्यमंत्री भी अपनी मर्जी के बना लेंगी, और जो टकराव अमित शाह और योगी का चल रहा है उसमें योगी जी को साइडलाइन भी कर दिया जाएगा। ये एक रणनीति है, खुली राजनीति है, अब जनता भी समझती है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा अवसर था एनकेसमेंट कराने का कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस नहीं जाओ। ब्राह्मण का अनुभव है कि 2007 से 12 के बीच में उसने मायावती की सरकार बनवाई, पूर्ण बहुमत की, और चलवाई भी है। तो ब्राह्मण को परहेज मायावती के साथ जाने बसपा में बिल्कुल नहीं है, ब्राह्मण को परहेज सपा के साथ था, है, और मैं समझता हूँ आगे भी रहेगा। ठीक है, मैं आऊंगा। देवेंद्र प्रमुख जी क्या कहेंगे आप, जो बात राहुल गांधी ने रखी? देखिए, फिर मैं कहता हूँ नवीन भाई ने कांग्रेस को बचा लिया फिर से बहुत अच्छे से, जो डिपेंड करके, वो तो डिफरेंट की बात ये भी होती है कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने जितनी दलीलें दी हैं वो अगर कोर्ट में दे दी जाती एक बार तो शायद फाइल घूमकर कहीं और पहुंच जाती। लेकिन मैं वो कहना नहीं चाहता, व्यक्तिगत आना नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी अब अभी जिस तरीके से नितिन जी की बात हो रही है और उनका एक बात आ रही है विपक्ष की तरफ से, क्या देवेंद्र जी, बीजेपी में नए नेतृत्व और पुराने नेतृत्व के बीच अंदर खाने में क्या एक टकराव चल रहा है, ऐसा कुछ? देखिए सर, बीजेपी को समझने के लिए बीजेपी में आना पड़ता है, बीजेपी को पढ़ना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो यूपीएससी वगैरह की कोई आईएएस पीसीएस की परीक्षा देगा तो बिगड़ तैयारी के देना है तो समय खराब करना है। अब भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण वो लोग करें कि जिनके घर में और खुद में दम नहीं है तो क्या कहोगे आप उसे? वो हास्यपर्दी होगा। अगर आप विश्लेषण करना चाहते हैं, आप चिंतन करना, मेरा तो कहना बहुत से ऐसे चेहरे भी होंगे जो पुराने होंगे और जिसे कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस होंगे, वो भी आना चाहते होंगे, लेकिन एक नए को कमान देना तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में तो दिक्कत होती है ना भाई। नहीं, मैं बड़ा कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, आपको मेरी बात होने दीजिए 1 मिनट बस, मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं। जैसे हमें बड़े चेहरों की बात बताई जा रही है, हमारे यहाँ तो ऐसा कल्चर है, जो युवाओं की बात कर रहे हैं, किसी ने अगर आईएएस पीसीएस यूपीएससी अगर तैयारी कर ली तो उसे ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी। ये नितिन जी ने कर लिया, ये बिहार में करके दिखाया, पूरे देश में करके दिखाया, और हमने जो वादा किया वो पूरा किया। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जिनको जरूरत है, जो वेंटिलेटर सपोर्टेड है ऑक्सीजन, उन्हें जरूरत है पुरानों की और नए की और व्यवस्था की। यहाँ तो देवेंद्र प्रमुख, एक सवाल मेरा, आपने तो इतने बड़े चेहरे बना लिए हैं, आपने तो इतने बड़े चेहरे बना लिए कि अब चेहरा ढूंढने में दिक्कत आ रही है, ऐसा तो नहीं है? संजय भाई जोशी डिस्क्वालीफाई हो गए क्या देवेंद्र भाई? नहीं, मैं एक चीज और कह रहा हूं सर, संजय भाई जोशी का या किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता,
मैं ये कहता हूं अगर आप गिनने लगोगे तो जब किसी अच्छी दुकान में, कपड़े की दुकान में, हीरे की दुकान में जाते हो तो उससे ऊपर ऊपर हीरा तो है ही, यहाँ तो भरमार है हीरो की। मैं तो ये कहता हूं उनमें से चुनना बड़ी बात है, उस पर चिंतन करना पड़ता है। चिंता की नहीं, चिंतन, मेहनत करनी पड़ती है किसका नंबर आता है। मैं अहंकार में नहीं कह रहा, मुझे इस बात की खुशी है कि हमसे सीख लेनी चाहिए विपक्ष को और खड़ा होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का दिन प्रतिदिन जितना असर गिरता जा रहा है वो राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र ठीक है। महेंद्र सिंह जी, आप क्या कहेंगे? महेंद्र सिंह जी, तमाम लोगों को सुना, क्या कहेंगे आप? महेंद्र सिंह जी। देवेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हीरे भरे पड़े हैं, लेकिन देवेंद्र जी से पूछिए कि पहले क्यों हुआ, 2 टर्म बढ़ाने पड़े, तो आखिर ऐसी क्या बात थी, क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से नड्डा साहब को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देना पड़ा। हर पार्टी में देखे हीरे होते हैं, ऐसा नहीं है, हर पार्टी में। बात यह है कि आंतरिक तौर पर पार्टी को संभालना निश्चित तौर पर बड़ा काम होता है। और अब कांग्रेस की बात है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो जब सत्ता में नहीं होती है तो ज्यादा सिरपुटअव्वल होती है, संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देने के लिए कुछ नहीं होता है आपके पास। और कांग्रेस अभी इसी दौर से गुजर रही है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो एक तरीके से बात केंद्रीय नेतृत्व की सुनते नहीं है। मुश्किल है। अब कर्नाटक देख लीजिए, बहुत मुश्किल हो रहा है कि वहां विद्रोह ना हो जाए किसी दिन। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आप सत्ता में नहीं होते, केंद्रीय सत्ता में। और जब आप केंद्र की सत्ता में होते हैं, तमाम प्रदेशों में सत्ता होती है, तो पार्टी को चलाना बहुत आसान हो जाता है केंद्रीय नेतृत्व के लिए। और बीजेपी के लिए वो एक प्लस पॉइंट है क्योंकि अभी मोदी जी का वर्चस्व है और मोदी जी के ब्रांड मोदी हैं, तो उनके आगे किसी का मतलब एक तरीके से कहा जाए कि प्रभाव बहुत ही कम माना जाता है। लेकिन चूंकि जो आरएसएस जो संघ है, उसका प्रभाव निश्चित तौर पर बीजेपी पे रहता है। और यही वजह रही है कि 2 एक्सटेंशन मिले साहब को, और अब जाके किसी तरीके से एक अध्यक्ष बना पाए। बहुत सारे नाम चर्चा में थे और हम लोग बहुत सारे नामों को, जिसके एक नाम अभी जो लिया अभी नवीन जी ने, तो वो नाम भी बहुत प्रमुख दिया जा रहा था। अगर मैं पॉइंट आपसे जानना चाहूं बहन जी, आपको एक बड़ी वजह क्या नजर आती नितिन नवीन के पीछे, उनको चुनने के पीछे बीजेपी का मकसद क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो संघ की पसंद भी है, वो है बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं चीजों को, बहुत सवाल नहीं करते हैं। तो एक दोनों लोगों के लिए एक ठीक रहा है कि तो युवा हैं, आगे लंबी पारी खेल सकते हैं। कई चुनाव अभी जो इनके उसमें को चुनाव भी इनके उसमें आएगा। तो बीजेपी का आप देखिए, मोदी जी के आने के बाद एक थोड़ा कल्चर ये बदला है कि वो काम बहुत ज्यादा लेते हैं। तो ऐसा एक उनको चाहिए था जिससे वो काम बहुत ज्यादा करा पाए, क्योंकि यहाँ पर 24/7 इलेक्शन मोड में ही रहना पड़ता है। दूसरी पार्टियों में इलेक्शन आता है तब जाके स्ट्रेटजी बनती है, यहाँ पर एडवांस में स्ट्रेटजी बनती है, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। अगले चुनाव की तैयारियां हो चुकी होंगी, प्लानिंग हो चुकी होगी, चल रहा होगा इनके यहाँ। तो एक ये है। और संघ के वो संघ को भी कोई ऐतराज नहीं है, बहुत अच्छे हम्बल नेता हैं, वो माने जाते हैं। तो ये वजह रही होगी, वरना युवा तो बहुत सारे हैं। देखिए, युवा तो बहुत सारे हैं, लेकिन दूसरा ये है कि दूसरा ये है कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जहां से सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में आने के लिए इधर का नॉर्थ इंडियन चाहिए ही चाहिए, किसी को भी हो। आप देखिए, मोदी जी भी गुजरात से आके उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, बनारस से। वजह सिर्फ यही थी कि अगर हम यूपी जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी सीटें, और इसका यूपी का प्रभाव बिहार, मध्य प्रदेश, ये इधर की तरफ थोड़ा रहता है। तो एक ये बहुत बड़ी वजह है। और कोई खास इस तरीके से नहीं है कि नवीन जी फैसले लेंगे अपने खुद के। ये देखिए, ये किसी भी पार्टी में नहीं होता है। ठीक है, मैं आता हूँ। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है आलोक सिन्हा जी। आप क्या देखते हैं इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा मकसद, और क्या प्लानिंग नजर आती है बीजेपी की आने वाले दिनों के मद्देनजर देखा जाए तो? आलोक सिन्हा जी। बंगाल तो चुनाव अभी बंगाल सबसे बड़ा है, और मुझे लगता है कि नवीन जी जैसे बिहार में उन्होंने अपना योगदान दिया,
इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में, और किस चीज के साथ ये लोग पहुंचे। उसी तरीके से बंगाल को जीतने वह अध्यक्ष, और उसमें भी ये कायस्थ, और बंगाल में कायस्थों की संख्या ज्यादा है, तो हो सकता है ये भी सोचकर इनको अध्यक्ष बनाया गया हो। और इनका कार्य करने का शैली बहुत ही अच्छा है। जब ये बिहार में रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर रहे, बहुत सारे इन्होंने बिहार में फ्लाईओवर दिए, कई सारी सड़कें और शहरी परियोजनाओं को भी जोड़ा है। ये कार्य देखते हुए भी जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, सब सोच समझकर भी इनको इतनी बड़ी ठीक है, चलिए मैं आता हूँ। राहुल गांधी, कांग्रेस की क्या प्लानिंग चल रही है आने वाले चुनाव के मद्देनजर? किस तरह की संगठन लेवल पर, बूथ लेवल पर क्या आप लोग कर रहे हैं? कुछ ऐसा बता सकते हैं क्या? जैसे हम बीजेपी में देख रहे हैं भाई, मंथन चिंतन करके नए चेहरा, नई कमान दी जा रही है, और हम देखते हैं जैसा कि जिक्र कर रहे हैं हर चुनाव के लिए बीजेपी एक एक्टिव मोड में रहती है। कांग्रेस के साथ आखिर क्या हो गया है? क्यों एक इच्छा शक्ति की हमें कमी दिखाई पड़ने लगी है? क्यों हम देख रहे हैं जमीनी स्तर पर संगठन बिखराव एक नजर आ रहा है? उसको एकजुट कैसे करना है? आपके सामने तो चुनौतियां बहुत, इससे कैसे पार पाएंगे? कोई प्लानिंग है? प्लानिंग सारी है सर हमारे पास, पहली बात। दूसरी बात, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई संगठन की कमी है या प्लानिंग की कमी है, हमारे में तो कोई संगठन की कमी नहीं है। जितने हमारे राष्ट्रीय स्तर के, जितने हमारे प्रदेश स्तर के पद होते हैं, उस सभी पदों के ऊपर एक्टिव, कर्मठ, ईमानदार, तो उन पदों से परफॉर्मेंस क्यों नहीं निकल कर आ पा रही है? परफॉर्मेंस आ रही है, लेकिन आप उस परफॉर्मेंस को चुनाव के रूप में देखो। तो मैंने अभी पहले ही बोला था, फिर आलोक जी को मिर्च लग जाएगी कि ये चुनाव की बात करते हैं। परफॉर्मेंस तो हमारा तो काम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी जनसभा में आप देख रहे, जो भी मैंने अभी बताया, पिछले दिल्ली की रैली भी देखी, बिहार के अंदर हमारा वोट चोर अभियान के लेके यात्रा भी देखी, सब कुछ देखी। लेकिन हम हार कहाँ रहे हैं? हम नहीं आ रहे हैं, ये हार रहा है लोकतंत्र, ये हार रहा है आम जनता। जो बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना रही है, उससे कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही है, उससे लोकतंत्र हार रहा है, उससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी सरकार बनाती है तो अपनी मनमानी करती है, अपनी मनमानी करती है तो पहाड़ियों को तोड़ने का काम करती है, अनाड़ी को 1-1 रुपए में जमीन देने का काम करती है। जब सरकार बनाते हैं उस टाइम बात करते हैं 2 करोड़ जोड़ने का बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, डॉलर को मतलब आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये जो सरकार बनाई जा रही है धोखा देके बनाई जा रही है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, कह रहा हूं, खुल के कह रहे हैं। अच्छा। यदि इनको ऐसा है तो ये इसको बैलेट वोट पे करवा के देखे, चुनाव आयोग को खुला छोड़ देना। क्यों ये खुले चुनाव आयोग को बांध के रखते हैं? वो हम आपने नहीं देखा या मैंने नहीं देखा, जितने साथी बैठे इस पर जवाब ले लेते, इस पर देवेंद्र जी जवाब दे, राहुल गांधी की बात, देवेंद्र जी के अब जवाब ले लेते हैं भाई। इतनी बड़ी बात आपने कही तो जवाब लेना तो बनता है ना, जवाब लेना तो बनता है ना भाई। देवेंद्र जी जवाब दे। देखिए सर, एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ अमित जी, मैं जिस तरीके से हमारे साथी जाना नहीं चाहता था वोट चोरी, तो इन्हें थोड़ा सा इंगित कर देता हूँ 1 ही मिनट में कि चोरी ऐसे होती है जैसे 47 में हुई थी, जब नेहरू जी बैठे थे तो वो चोरी से बैठे थे, वो पटेल साहब का अधिकार था, लोकतांत्रिक अधिकार था। दूसरी चोरी ऐसे होती है जैसे बाबा साहब को हराया गया, 52 का चुनाव याद होगा। तीसरी चोरी ऐसी होती है जैसे इंदिरा काल में 100 बार से ज्यादा संवैधानिक सरकारों को बर्खास्त किया गया, तोड़ा गया। 75 में संविधान को जलाने का काम किया गया, 84 देश को दंगे में फेंकने का काम किया गया, चुनाव आयोग को चुनाव करा के फिर दोबारा राज्यसभा भेज दिया गया। ये चोरी होती है, नोटिट करिए, पढ़ के आया करो। गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो इतने दब जाओगे कि बोलने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए कह रहा हूं डंके की चोट ये पर। आपका भ्रम है, भ्रम है। चुनाव आयोग ने बुलाया, तब नहीं आप गए, ना कोई एविडेंस दिया, और आप कहते हो कि ऐसा नियम पास कर दिया सरकार ने कि चुनाव आयोग पर कार्रवाई नहीं होगी। अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी तलब किया है, कौन से उसमें फर्क कराए तुम? कौन सा गणित जानते हो? डिबेट की एबीसीडी तक नहीं जानते, डिबेट पर बैठकर शब्द नहीं दे पाए। ठीक है, बात आ गई, आप दोनों की बात आ गई। राहुल गांधी देवेंद्र, ठीक बात आ गई। नवीन दुबे जी मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट। नवीन दुबे जी, ठीक है, बात आ गई। नवीन दुबे जी
नवीन दुबे जी, हाँ हाँ, देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र प्रमुख जी एक मिनट रुक जाए, देवेंद्र प्रमुख जी, गर्ग साहब एक मिनट रुक जाए। नवीन दुबे जी फाइनल कमेंट आपका। नवीन दुबे जी, टेक्निकल हाँ डिबेट करिए, चलिए ठीक, हो गई बात आ गई भी, ठीक है। हाँ नवीन दुबे जी बोले। लड़ाई मत करिए, डिबेट को खराब मत करिए, फिर समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक, अरे ठीक है गर्ग साहब, बात आ गई भाई, अब संगठन आप भी मजबूत करिए, ठीक है, इधर हो रहा है, ठीक है। नवीन दुबे जी बोले, नवीन दुबे जी। मैं एक ही लाइन में एक बात खत्म करूंगा। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी को संगठनात्मक स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करने की बहुत बड़ी जरूरत है। अभी हालिया में आपने दिग्विजय सिंह का जिस तरीके का बयान देखा, पूरी कांग्रेस को डिफेंड करना पड़ा। कभी मणिशंकर अय्यर आ जाते हैं, कभी ये आ जाते, उससे पहले कभी गुलाम नबी आ जाते, इस तरीके के बयान देते थे। आपके चल क्या रहा भाई संगठन पे? आप बता रहे हैं मुझे उत्तर प्रदेश में अजय राय के अलावा आपका संगठन क्या है, जरा मुझे बता दीजिए। अवनीश पांडे प्रधानी हैं और अजय राय हैं, इसके अलावा तीसरा नाम कोई जानता ही नहीं है। कहाँ जिले के संगठन हैं आपके, और कहाँ जिले की कमेटियां हैं, कहाँ ब्लॉक की कमेटियां हैं, कहाँ पंचायत का चुनाव होना है, आपके यहाँ कुछ पता ही नहीं उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस दूसरे की बैसाखी पर कब तक चलेगी? क्षेत्रीय पार्टियों के सारे कांग्रेस को अपने आप को रिस्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा, और नहीं करेगी तो बस वही है कि एक विपक्ष की भूमिका में बनी रहेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप ड्राइविंग सीट पर अगर आना है तो आपको तो पूरी कील कांटे दुरुस्त करने पड़ेंगे। आप नहीं कर पा रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा सीटें। हाँ ठीक है। महेंद्र जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है या क्या परेशानी चल रही है वहां पर? निश्चित तौर पर कांग्रेस अभी एक कंफ्यूजन का शिकार है, समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है। हाँ। बिल्कुल, कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही कि मुद्दा कौन सा उठाना चाहिए, समीकरण कौन से बनाने चाहिए, और किस तरीके से किस समय के हिसाब से बदलाव करने चाहिए। वो कांग्रेस में निश्चित तौर पर एक कंफ्यूजन है, और जब तक उसको दूर कर नहीं लेते हैं तब तक राजनीतिक तौर पर देखिए, राजनीतिक तौर पर सफलता उसको माना जाता है कि आप सीटें कितनी जीतते हैं। इसको नहीं माना जाता है कि आप सब जगह हैं, मौजूद हैं, प्रभारी हैं, आपके नेता हैं, आप सारे बना के बैठे हुए संगठन, आप जीत कितना पा रहे हैं, आप उस फार्मूले को क्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं। आप जनता के बीच में अगर आप अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं और जनता आपको वापस में वोट के तौर पर आपको वापस है और सीट जिता के भेज रही है, तो माना जाता है कि आप सफल हैं। वरना तो राजनीतिक पार्टियां देखिए, सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां हैं और सब दावा करती हैं कि हमारे संगठन है, हमारे सब कुछ है, 1-2 सीट निकल के आती हैं उनकी, तो इसका कोई मायने नहीं है। और सबसे पुरानी पार्टी है, इसको रिस्ट्रक्चर करने की निश्चित तौर पर रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। ये फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है कि कब ये कांग्रेस कर पाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र प्रमुख जी, राहुल गर्ग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, नवीन दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक सिन्हा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी में नवीन युग है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस में जहां एक तरफ कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, वहीं बीजेपी संतुलन बना रही है। कांग्रेस इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेगी, चेहरों को लेकर, मुद्दों को लेकर, और बीजेपी मौजूदा वक्त में जो संतुलन स्थापित कर रही है, आने वाले वक्त में संतुलन का फायदा कितना मिलने वाला है, जहां मौजूदा वक्त में नए चेहरे को कमान दी गई है, तो ये चेहरा कितना कारगर होगा, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।